जय हिंद साथियों। आज हम निर्वाचन भूगोल के पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहला वीडियो में हमने निर्वाचन भूगोल की परिभाषा और जेरीमेंडरिंग पर चर्चा किया था। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लें। आज के वीडियो में पहले वाले वीडियो के बचे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के उपागम, निर्वाचन भूगोल पे पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव और भारत में निर्वाचन प्रणाली। इन सभी टॉपिक पर आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आगे निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के उपागम। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उपागम आखिर क्या होते हैं। उपागम थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, तो आप इसे आसान शब्दों में समझें। उपागम कुछ और नहीं है, इसका मतलब होता है विधि, मेथड, पद्धति या अप्रोच। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसके क्या मेथड है, क्या विधि है, यही हो गया उपागम। आप निर्वाचन भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उनके क्या क्या विधि होते हैं, किन किन विधि से, किन किन मेथड से, किन किन अप्रोचेज से आप उनका अध्ययन करते हैं, तो यही है इसका उपागम। निर्वाचन भूगोल के कौन कौन से उपागम है, किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। निर्वाचन भूगोल के अब तक हुए अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इसमें एक ओर क्षेत्रीय पद्धति को अपनाया गया है तो वहीं दूसरी ओर व्यवहारात्मक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई है। दोनों ही उपागमों में मानचित्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके सहायता से अनेक प्रकार के तथ्यों का निरूपण तथा विश्लेषण किया जाता है। निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के दो उपागम हैं, पहला क्षेत्रीय उपागम और दूसरा व्यवहारात्मक उपागम। निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के दो उपागम हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं। पहले क्षेत्रीय उपागम पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय उपागम को परंपरागत या प्राचीन उपागम भी कहा जाता है, क्योंकि यह निर्वाचन के प्रारंभिक काल से प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसका कुछ अंश वर्तमान में भी प्रयोग में है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्वाचन प्रारूप के साथ अंतर संबंध स्थापित कर यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण जैसे भूआकृति स्वरूप, जलवायु, उत्पादकता, इसके अलावा आर्थिक स्वरूप जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन और सामाजिक स्वरूप का निर्वाचनों के परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रीय उपागम में हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोई तत्व जैसे प्राकृतिक तत्व, आर्थिक तत्व या सामाजिक तत्व, सामाजिक स्वरूप किस प्रकार से निर्वाचन को प्रभावित करता है, निर्वाचन के परिणामों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसे हम क्षेत्रीय उपागम में क्षेत्र विशेष के रूप में पढ़ते हैं। ये हुआ क्षेत्रीय उपागम। फ्रेंड्स, क्षेत्रीय उपागम के भी दो पार्ट हैं, इसे हम दो भागों में और बांट कर पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है क्षेत्रीय संरचनात्मक उपागम। ये क्या है, इसे समझते हैं। इसके अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सांख्यिकी सूचनाओं जैसे निर्वाचन इकाइयां, प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित सदस्यों की संख्या, चुनाव में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों की स्थिति, चुनावी परिणाम का क्षेत्रीय विश्लेषण आदि किया जाता है। क्षेत्रीय संरचनात्मक उपागम में क्या होता है, जितने भी निर्वाचन से संबंधित सांख्यिकी सूचनाएं होती है, संख्यात्मक सूचनाएं होती है, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं, उसका विश्लेषण हम इसमें करते हैं। यह सांख्यिक सूचनाएं क्या क्या हो सकता है, निर्वाचन इकाइयां, प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित सदस्यों की संख्या, चुनाव में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों की स्थिति और चुनावी परिणाम, इसका क्षेत्र विशेष के संबंध में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये क्षेत्रीय संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है। इसके बाद इन सभी आंकड़ों को छायाकरण विधि यानी कोरोप्लेथ मेथड से पार्टी की तुलनात्मक स्वरूप का ज्ञान होता है। बड़ी पार्टी का छायाकरण मानचित्र से स्पष्ट होता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र, वन, मरुस्थल में कम उम्मीदवारों का चुनाव होता है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम होता है, जिसका परिणाम का छायाकरण एक भ्रामक स्वरूप को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका दूसरा क्षेत्रीय उपागम के दूसरा जो पार्ट है, क्षेत्रीय पारिस्थितिकी उपागम, इस पे चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय पारिस्थितिकी उपागम में निर्वाचन परिणामों का संपूर्ण पारिस्थितिकी के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। जो भी पर्यावरण से रिलेटेड तथ्य हैं, जो भी पारिस्थितिकी होते हैं, उनके संदर्भ में हम निर्वाचन परिणामों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक तत्व किस प्रकार से
चुनाव से रिलेटेड होते हैं, उसे किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसी को हम पारिस्थितिकी से रिलेट करके पढ़ते हैं। क्षेत्रीय पारिस्थितिकी उपागम यही बताता है। अगला जो है क्षेत्रीय उपागम पहला पार्ट था। दूसरा इसका पार्ट हो गया विवरात्मक या स्थानिक उपागम। इसको देखते हैं। मतदान व्यक्ति एवं व्यक्तियों अथवा समुदाय का अंग। मतदान में भाग कौन लेते हैं? एक व्यक्ति लेते हैं, एक से अधिक व्यक्ति लेते हैं या समुदाय लेते हैं। क्योंकि चुनाव में जनता के ही द्वारा चुनाव होता है, बिना जनता का चुनाव हो नहीं सकता। तो यही है। आगे है मानव व्यवहार का भी मतदान में महत्वपूर्ण स्थान है, जो स्थिति, स्थान और समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। मतदान व्यवहार व्यक्तियों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, विवरात्मक उपागम यानी बिहेवियरल जो अप्रोच होते हैं, उसके तहत हम ये पढ़ते हैं कि मतदान को हमारा बिहेवियर किस तरह से अफेक्ट करता है, किस तरह से उसका निर्धारण करता है। हम अपने व्यवहार से, हम अपने सोच समझ से ये डिसाइड करते हैं कि हम किसे वोट देंगे। तो ये क्या होता है, हमारा आर्थिक, हमारा शैक्षणिक और हमारा सामाजिक स्तर इसे डिसाइड करने में मदद करता है और इसे अफेक्ट भी करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा का विकास 1980 में कॉक्स, रेनॉल्ट और जॉनस्टन ने किया था। व्यवहारात्मक उपागम के तहत कॉक्स महोदय, जो कि एक इस क्षेत्र में, इलेक्टोरल ज्योग्राफी के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिए थे इनके विकास में, उन्होंने 4 उपागम दिए थे कि हमारा बिहेवियर इन पे डिपेंड करता है। कैसे? भौगोलिक दूरी, यानी अगर कोई पार्टी है, उम्मीदवार है, हम उसको वोट देना चाहते हैं तो दूरी भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। हमारा विचार ऐसा होता है जो हमारे आसपास के उम्मीदवार है वो हमारे लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं, वो हमारे अपने होते हैं, इस प्रकार से हम उसे रिलेट करते हैं। और जैसे दूर वाले उम्मीदवार होते हैं, हम उन्हें वोट देने से कतराते हैं या बचते हैं। तो ये हमारा बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये। दूसरा है परिचय क्षेत्र। हम अपने जान पहचान के उम्मीदवार को वोट देते हैं। उसके बाद है आरोपित या दबाव वाले क्षेत्र। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा उम्मीदवार है जो एक जमींदार है, उस जमींदार के अंदर कुछ किसान, काश्तकार काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर एक प्रेशर होता है, उनके अंदर वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा मान के चला जाता है वो वोट अपने जमींदार को ही देंगे, अपने मालिक को ही देंगे। तो ये होता है दबाव वाले क्षेत्र। ये भी अपना बिहेवियर पे, अपना व्यवहार पे डिपेंड करता है। अगला होता है पारस्परिकता। पारस्परिकता का मतलब होता है कि जैसे आप अगर वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो आपके फैमिली और आपके बीच एक आपसी तालमेल होता है कि हम उसे वोट देंगे। कोई भी एक उम्मीदवार, आप अपने माता पिता के साथ, आप अपने भाई बहन के साथ, आप लोग का तालमेल बना होता है कि इसको वोट देना है। तो ये भी अपना व्यवहार डिसाइड करता है। तो इस प्रकार से कहते हैं, कॉक्स महोदय ने 4 उपागम दिए थे, व्यवहारात्मक उपागम। इसके तहत वोट दिया जाता है और ये सभी जो फैक्टर है, चारों फैक्टर, ये मतदान को प्रभावित करते हैं। तो समझ में आया होगा, हम तो यही उम्मीद करते हैं। आप एक बार इसे फिर से पढ़ ले। नोट्स हमारे काफ़ी सरल शब्दों में हमने बनाया है, आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भारत में निर्वाचन प्रणाली, कि भारत में जो निर्वाचन हो रहा है, कब से हो रहा है, किस तरह का यहाँ प्रणाली विकसित है, इस पर चर्चा करते हैं हम। भारत में प्रथम निर्वाचन 1951-52 में हुआ था, जिसमें 1750 लाख मतदाता ने मतदान किया था। उस समय 90,000 पोलिंग स्टेशन और 2,25,000 पोलिंग बूथ की स्थापना की गई थी। यह प्रक्रिया भारत में आज भी चल रही है, जिसमें अब आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां नियमित चुनाव होते हैं। राज्यों के विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनाव इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। भारत में चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जो एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, जो चुनावों को निष्पक्ष कराने का दायित्व रखता है। चुनाव आयोग ही संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण करता है, जो सामान्यतः प्रति 5 लाख मतदाताओं पर एक होता है। साथ ही आरक्षित सीट का निर्धारण भी आयोग ही करता है। समय का आवंटन तथा परिस्थितियों का आकलन भी आयोग का कार्य है, जिससे ये निर्धारित किया जा सके कि चुनाव सुरक्षा पूर्वक एवं निष्पक्ष हो सके। भारत में फर्जी वोट को रोकने के लिए आयोग एक पहचान पत्र भी जारी करती है।
आजकल मतदान में ईवीएम का प्रयोग होता है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है, जिसमें मतदान एवं इसकी गिनती बेहद आसान हो गई है। भारत में पंचायत स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराए जाते हैं। भारत में कई पार्टी चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस, आम जनता पार्टी इत्यादि। इसके अलावा भारत में करीब 250 प्रादेशिक पार्टियां हैं। प्रादेशिक पार्टियां यानी छोटे छोटे पार्टियां जो कि एक छोटे क्षेत्र में फैले हुए हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी नहीं होते हैं। भारत का जो निर्वाचन प्रणाली है, इसके बारे में जितना लिखा हुआ है, आप इसे अगर एक बार पढ़ लें तो हमें नहीं लगता कि कुछ भी आपको ना समझ में आया होगा या ना समझ में आएगा। आप इसे एक बार ध्यान से जरूर से पढ़ लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने वो बता दिया कि भारत में चुनाव कब स्टार्ट हुआ, 1952-51 में। भारत में चुनाव के लिए कौन से मशीन का उपयोग होता है, ईवीएम का, जो कि विश्व स्तर पर भी अब प्रयोग में लाए जाने लगा है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट है उसके। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में चुनाव कराने का जो दायित्व है वो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग इसके दायित्व लेता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक। और बाकी जो भी इसके बारे में डिटेल थे हमने वो दे दिया आपको। आगे हम देखते हैं मतदान प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। उसको हमारे आसपास के या विश्व स्तर पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक जो सभी जगह मान्य हैं, वो प्रभावित चुनाव को करते ही करते हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं, निर्वाचन भूगोल मतदान प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करता है। निर्वाचन भूगोल में हम जो भी मतदान प्रारूप को प्रभावित करने वाला कारक होते हैं उसका विश्लेषण भी करता है निर्वाचन भूगोल। मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों में जनसांख्यिकी का क्या मतलब है, जनसंख्या से रिलेटेड सभी तथ्य, जैसे जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण या इनकी संरचना, और आर्थिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी और आर्थिक कारक मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। वोटिंग का निर्णय व्यक्ति के झुकाव पर निर्भर करता है, जो कि संकुचित या विशाल हो सकता है। वोटिंग का निर्णय व्यक्ति के झुकाव पर निर्भर करता है, उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, जो कि एक छोटे स्तर से लेके एक बड़े स्तर तक हो सकता है। इसी प्रकार नारे लगाना भी निर्वाचन भूगोल का एक अंग है जो मतदान को प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई पार्टी वोट में इलेक्शन में अपना नाम देता है और एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होता है, अगर वो प्रचार ना करे, अगर वो नारा ना लगाए, तो लोग उसे जान नहीं पाएंगे, या तो बहुत कम लोग उसे जान पाएंगे। अपना उम्मीदवार उसे बहुत कम लोग ही मान पाएंगे और उसको वोट बहुत कम मिलेगा। तो नारे लगाना, प्रचार करना, ये भी चुनाव को प्रभावित करता है और ये सभी जगह होता है। तो इस प्रकार से जो कारक है वो प्रभावित करता है। इसके बाद कोक्स महोदय ने जो पहले हमने पढ़े थे, वही 4 जो उपागम थे वहाँ, वही 4 ये आधार हैं जो मतदान को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक दूरी भी हमें प्रभावित करता है मतदान को। हम अपने नज़दीक वाला उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं, तो ये प्रभावित करता है। परिचय क्षेत्र, बाधित क्षेत्र और पारस्परिक संबंध, इसको हमने पहले डिस्कस किया है इस क्षेत्र पे, जो थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था इन चारों आधारों पे, उपागम के विषय पे। तो वही है यहाँ भी, यही सारे तथ्य है, यही सारे विषय हैं जो मतदान को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हमने जितने भी टॉपिक शुरुआत में बोले थे हमने सभी डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपका एक जो जनरल फिगर बनना चाहिए इलेक्टोरल ज्योग्राफी सुनते ही, वो बनने लगा होगा। आप कुछ समझ में आने लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बाय बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।